एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से ये लास्ट टॉपिक है। ये आपने ये टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, एफएससी फर्स्ट ईयर में भी। क्वांटम नंबर्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होता है वो हम क्वांटम नंबर्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनको देखकर हम इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं। और इन क्वांटम नंबर्स को कैसे फाइंड किया जाता है? इन क्वांटम नंबर्स को हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हासिल करते हैं। ठीक है, इनमें एक क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। वो ऐसा क्वांटम नंबर है जिसको डिफरेंट ओरिएंटेशन की बेस पर बनाया गया है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड, तो इसी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन को एक नंबर दिया जाता है, +1/2 एंड -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। आइए देखते हैं इन 4 क्वांटम नंबर्स को डिटेल के साथ। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n के साथ डिनोट करते हैं और ये हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बताता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू से पता चलता है। जैसे n की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान सबसे कम फासला होगा। ठीक है, इस तरह से n=2 के लिए उससे ज़्यादा, n=3 के लिए उससे ज़्यादा। तो इसको हम और शेल नंबर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, n=1 2 3 नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, n की वैल्यू जितनी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, जैसे n=1, उसका शेल का नाम है k शेल, n=2 इसका नाम है l शेल। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट शेल्स के नाम भी रखे गए हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं और ये हमें ऑर्बिटल की शेप बताता है। किस ऑर्बिटल की? जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस घर में रहता है उस घर की, उस कमरे की शेप कैसी है। ठीक है, शेप एल से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल की शेप, और इसकी वैल्यू होती है n-1। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जैसे n की वैल्यू अगर 1 हो तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-1, 1 - 1 0, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0। n की वैल्यू अगर 2 हो तो 2 - 1 1। ठीक है, तो l की वैल्यू 1 तक आती है। 0 और 1 दोनों ऑर्बिट्स मौजूद हैं दूसरे शेल के अंदर। ठीक है, तो ये सब शेल हमें बताता है, l एक्चुअली सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर l की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब है स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है ये वाली, s ऑर्बिटल की, s ऑर्बिटल। l की वैल्यू 0, s ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद l की वैल्यू जब 1 होती है तो उसका मतलब है ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल, और इसकी जो शेप है वो डम बेल शेप है ऐसे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं p शेल में, p ऑर्बिटल के अंदर। जब l की वैल्यू 2 दी जाए, इसका मतलब है ऑर्बिटल होगा d, सुसेज शेप होगी, और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं d ऑर्बिटल में, सोसेज शेप। के बाद नंबर 3, अगर l की वैल्यू 3 हो तो इसका मतलब है ऑर्बिटल होगा f, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, उसको पेज पर शेप ड्रॉ नहीं की जा सकती। मैक्सिमम उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं f सब शेल में। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m की वैल्यू जो है ये -l 0 और +l तक होती है। ये हमें ओरिएंटेशन बताता है, यानी अभी हमने ऑर्बिटल की शेप देखी है, तो ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। p ऑर्बिटल्स की डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। तो जो ओरिएंटेशन है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ज़रिए पता चलती है कि वो ऐसा नंबर होगा जो हमें बताएगा कि जो हमारा पास ऑर्बिट है वो अलोंग y एक्सिस है या अलोंग z एक्सिस है या y x एक्सिस है।
ठीक है, जैसे ये देखें एग्जाम्पल्स, n इज इक्वल टू 0, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, नो ऑर्बिट। n की वैल्यू अगर 1 हो तो l की वैल्यू होती है 0 एंड 1, और m की वैल्यू 0, ठीक है, +1 एंड -1, ठीक है, +1 होगा -1 होगा। अगर ये +1 -1 और 0 1, ठीक है, 0 की वैल्यू होगी, इसका मतलब होगा ये अलोंग y एक्सिस है p ऑर्बिटल, ठीक है, और अगर -1 वैल्यू होगी इसका मतलब है अलोंग x एक्सिस p ऑर्बिटल मौजूद है। +1 की वैल्यू से मतलब p ऑर्बिटल जो है वो z एक्सिस के ओरिएंटेड हुआ है, ठीक है, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ। इसी तरह अगर 2 हो, ठीक है, तो 2 में भी इसी तरह 0 1 2 वैल्यू मिलती है l की, तो अगर l की वैल्यू 2 तक जा रही है इसका मतलब है कि अब जो m की वैल्यू है वो +-2 तक जितने भी नंबर आते हैं दरमियान में वो सारे होंगे, ठीक है, +2 और -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो -1 0 +1 ये तो हमने देख लिया कि ये p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब 2 की बात करते हैं तो इसमें -2 dxy ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, -1 dxz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, 0 dyz को, +1 dx2 y2 को, और +2 जो है वो dz2 को ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर, जैसा कि अभी आपको बताया कि इसको हम स्मॉल m और इसकी एब्रीवेशन में हम s लिखते हैं, ms के साथ डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम +1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे हम -1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 रूल्स हैं। फर्स्ट है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना हो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर तो उनके क्या रूल्स हैं। पहला रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जर्मन वर्ड है ऑफ बाउ, ठीक है, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, ऊपर चढ़ना, परवान चढ़ना। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होगा जिसकी एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी होगी। अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो उसमें सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल की होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिट में एंटर होगा, ठीक है। ऑर्बिट तो बहुत सारे पड़े हुए हैं लेकिन जो सबसे कम एनर्जी है 1s, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर होगा। किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको हम डिसाइड करते हैं विस्वेसर्स रूल के मुताबिक। विस्वेसर्स रूल ये कहता है कि अगर आप n+l, n क्या है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, n+l की वैल्यू पुट करें और किसी भी ऑर्बिट की जो n+l वैल्यू है वो देखें कि वो सबसे कम जिसकी n+l वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन उसी में एंटर होगा, ठीक है, उसी की एनर्जी सबसे कम होगी। लोअर द n+l वैल्यू, लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखें जैसे ये एग्जांपल है 4s और 3d, 4 n की वैल्यू 4 आ गई, s स्फेरिकल ऑर्बिटल s की वैल्यू 0 होती है, p की 1 होती है और d की क्या होती है 2। तो 3 + 2 5 और 4 + 0 4, तो n+l वैल्यू किसकी कम है, ऊपर वाले की 4s की, तो n+l वैल्यू इसकी कम है, इसमें 4s इज ऑफ लोअर एनर्जी, तो s में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ठीक है। 3d और 4s इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर होगा, 3p के बाद, 3d में नहीं जाएगा बल्कि 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, उसके बाद फिर 3d में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। अगर n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स की सेम हो, जैसे ये 4p और 3d, इन दोनों ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम है 5 और 5, तो इस केस में जिस ऑर्बिट की n वैल्यू कम होती है, जिसकी n वैल्यू कम होती है उसी में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होता है। जैसे ये 4p और 3d, 4p और हम 3d की बात करते हैं
तो 4p और 3d में 3d और 4p दोनों की n+l वैल्यू सेम है, लेकिन n वैल्यू 3d की कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंटर होंगे। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटर है। ये दो एग्जांपल्स के साथ इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई रूल बनता है यहाँ पे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपको मैट्रिक में भी याद करवाया जाता है। इसको याद करने का ये मेथड है। ठीक है, एनर्जी लेवल्स की जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उनको याद करने का। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते। मतलब कि अगर किसी ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी n वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू दोनों की 0 है, तो जो ms है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिफरेंट होगी। एक की +1/2 होगी और दूसरे की -1/2 होगी। हो सकता है किसी ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी तीनों वैल्यूज, ये वाली तीनों वैल्यूज सेम है, लेकिन आखिरी क्वांटम नंबर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते। ठीक है, सब के आखिरी क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा ही होगा। देखिए n की वैल्यू, l की वैल्यू मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, एक की +1/2 है, दूसरे की -1/2। ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद आखिरी ये वाला रूल है, ये आपको डिसाइड करवा दिया हमने। ठीक है, अब हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट ऑर्बिटल्स में एंटर होंगे विद सेम स्पिन, बजाय इसके कि वो ऑपोजिट स्पिन के साथ सेम ऑर्बिट में एंटर हों। मतलब ये देखें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की एग्जांपल दी हुई है। बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब कार्बन के पास दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल pxy p ऑर्बिटल है, तो उसके पास भी p ऑर्बिटल है, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड p ऑर्बिटल में जाएगा, बजाय इसके कि ये इसी ऑर्बिट में ऑपोजिट स्पिन के साथ रहे। वो क्या करता है, जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, दूसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाता है। इसी तरह ये देखें, अगर तीसरा आ जाए तो वो तीसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, और अगर फिर एक और बढ़ जाए तो फिर वो उसको पेयर अप होगा। ठीक है, वो पेयर अप हो जाएगा। इसके बाद अगर एक और आ जाए तो वो इसके साथ पेयर अप हो जाएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में, यानी सेपरेट ऑर्बिटल्स में एंटर होते हैं विद सेम स्पिन। ये देखें, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है विद सेम स्पिन। तो ये है हुंड्स रूल। तो ये सारे रूल्स क्यों फॉलो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये तीनों रूल्स क्यों फॉलो करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अगर वो ये तीनों रूल्स फॉलो करते हैं तो उनकी रीज़न है स्टेबिलिटी। ठीक है, इन रूल्स के पीछे स्टेबिलिटी की रीज़न है कि मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐड अप होते हैं, इनकी एडिशन इस तरह से होती है ताकि एटम स्टेबल से स्टेबल हो सके। स्टेबिलिटी की खातिर वो इस तरह से एडिशन होती है।